हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है बिल्डिंग मटेरियल्स के लेक्चर नंबर 11 में। और इस लेक्चर में अगेन हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स पर ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर लिए हैं जिनमें ब्रिक्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो भी टेस्ट होते हैं इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात किया। आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे 2 टॉपिक के ऊपर। एक हमारा कि जब भी ब्रिक मैसनरी की बात की जाती है तो उसमें बॉन्ड्स का क्या रोल होता है, बॉन्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कितने तरीके से बॉन्ड्स को क्लासिफाई किया जाता है। इसके अलावा ब्रिक्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं अलग अलग इम्प्योरिटीज़ की वजह से, तो उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट आईएएस कोर्स जो हैं ब्रिक के लिए वो भी हम आज पढ़ेंगे। तो यही 3 चीज़ों पे हमको आज यहाँ पर फोकस करना है। बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, रिलेटिवली ये छोटा चैप्टर होने वाला, छोटा टॉपिक होने वाला है, तो लेक्चर की लेंथ भी काफ़ी कम होगी। और अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल से। यहाँ पे जो ब्रिक्स का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके जो एई एंड ईएससी के एडवांस क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो थ्योरी का जो पोर्शन है ब्रिक्स से रिलेटेड वो इस लेक्चर के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टॉक बोर्ड के बारे में। कल याद होगा, कल हम लोगों ने किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ब्रिक्स की, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा चीज़ों को समझा कि किस तरीके से प्रिपरेशन के दौरान हम अलग अलग तरह के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कौन कौन से हम लोग को प्रिकॉशंस रखने चाहिए, इन सब के बारे में भी हमने बात किए थे। एक इसमें यहाँ पे छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टॉक बोर्ड। स्टॉक बोर्ड क्या होता है कि जब हम लोग हैंड मोल्डिंग करते हैं तो हैंड मोल्डिंग के दौरान जब हमको ब्रिक्स पर फ्रॉग बनाना होता है तो फ्रॉग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टॉक बोर्ड का यूज़ करते हैं। वैसे मशीन मोल्डिंग में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली इसका प्रयोग हम लोग हैंड मोल्डिंग के दौरान करते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो 21 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि स्टॉक बोर्ड का जो साइज़ है वो ब्रिक के स्टैंडर्ड साइज से बड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद है जब हम लोग ब्रिक की मोल्डिंग करते हैं उसी समय फ्रॉग बनाया जाता है। एंड मोल्डिंग के दौरान जो ब्रिक का साइज़ होता है वो स्टैंडर्ड साइज से 8 से 12% अधिक रखा जाता है, ताकि श्रिंकेज की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमें जो ब्रिक का साइज़ मिले वो स्टैंडर्ड साइज से कम हो जाए। तो स्टॉक बोर्ड एक तरीके से आपको हेल्प करता है जो ब्रिक्स हैं उनके फ्रॉग बनाने के लिए या उन पर फ्रॉग बनाने के लिए। इसी तरीके से आता है आपका स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या होता है कि जब आप लोग मोल्ड के अंदर ब्रिक बनाने के लिए जो क्ले है उसको फिल करते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि ऊपर कई सारा एक्स्ट्रा क्ले या एक्स्ट्रा जो सॉइल होती है वो कलेक्ट हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि आप हाथों से भरोगे तो एकदम स्मूथ टेक्सचर बनेगा, जितना सॉइल चाहिए उतना ही सॉइल अंदर भराएगा, ऐसा तो होता नहीं है। आप अंदाज से भरोगे, ठीक है, जब अंदाज से भरोगे तो हो सकता है कि कुछ जो सॉइल है वो एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा सॉइल को हम क्या करते हैं, इसी स्ट्राइक की हेल्प से बराबर कर देते हैं। ऊपर ऐसे, जैसे कि मान लीजिए ब्रिक है तो इसके ऊपर से ऐसे चला देते हैं, ठीक है। जब ब्रिक मोल्ड के अंदर होता है यानी कि ब्रिक की जब मोल्डिंग की जाती है उस दौरान जो भी एक्स्ट्रा सॉइल होते हैं उनको स्मूथ करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए हम लोग स्ट्राइक का यूज़ करते हैं। 2 तरह का होता है, एक होता है वायर स्ट्राइक जो कि देखने में इस तरह का होता है, ऊपर मेटल बॉडी होती है एंड इस तरीके से वायर लगा होता है। एंड दूसरा होता है हमारा वुडन स्ट्राइक जो कि लकड़ी के बने हुए प्लेट की तरह होता है और इसको हम सरका करके यूज़ करते हैं। दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वायर स्ट्राइक जो होगा वो ज़्यादा तीखा होगा, मतलब कि उसकी जो स्मूथ करने की टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी वुडन स्ट्राइक का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है, ठीक है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि सस्ता होता है, ठीक। देन हमारा आता है पैलेट बोर्ड। पैलेट बोर्ड क्या है कि जब हम लोग ब्रिक की मोल्डिंग कर लेते हैं तो ब्रिक की मोल्डिंग कर लेने के बाद जब उसके ड्राई करने का स्टेज आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पैलेट बोर्ड के ऊपर रख करके हम लोग ड्राई करने के लिए रखते हैं, जिससे कि 2 ब्रिक के बीच में एक इक्वल स्पेसिंग भी बनी रहती है एंड साथ ही साथ में ब्रिक्स आपस में चिपकते भी नहीं हैं, क्योंकि उस समय ब्रिक के अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर है। अगर हम ब्रिक को एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली रख देंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि ब्रिक आपस में चिपक जाए, जिसकी वजह से ब्रिक का जो शेप है वो ख़राब हो जाए। वैसे जहाँ पर ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है वहाँ पर ब्रिक को एक दूसरे के ऊपर ही खुले आसमान के नीचे रख देते हैं, ठीक है, इस वजह से ब्रिक की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। लेकिन जहाँ कहीं भी ब्रिक का कंस्ट्रक्शन अच्छे से अंडर द कंट्रोल इन्वायरमेंट किया जाता है वहाँ पर हम लोग हमेशा जब भी ब्रिक को ड्राई करने के लिए रखते हैं तो पैलेट बोर्ड के ऊपर ही ब्रिक को रखा जाता है। इनका जो साइज़ होता है वो 30 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो बहुत आसान सा, इसमें ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आती हो, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बस इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी। जब भी हम ब्रिक मैसनरी की बात करते हैं तो उसमें बॉन्ड का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बॉन्ड सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि आप मोर्टार की हेल्प से ब्रिक्स की जो अलग अलग लेयर है और अलग अलग पीसेस हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड कहते हैं।
जब भी हम बॉन्ड की स्टडी करते हैं तो उसमें कई सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना होता है। उन चीज़ों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम का रेफरेंस दिया है। पहले आप डायग्राम में जो जो टर्म्स हैं उनको अच्छे से समझिए, फिर वन बाय वन डिटेल्स में हम लोग जो टर्म्स हैं उनको बात भी करेंगे। अभी अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। सबसे पहले आपका आता है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होता है? तो क्वीन क्लोजर आपकी जब भी ब्रिक को लेंथ वाइज कट किया जाता है हाफ में तो उसको हम क्वीन क्लोजर कहते हैं, जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। क्यू ऑन हेडर क्या होता है? तो वैसे ये क्यू ऑन हेडर ये है, ठीक है। क्यू ऑन हेडर क्या होता है? तो किसी भी हेडर कोर्स में, कोर्स का मतलब होता है लेयर, जैसे ये क्या है, ये हेडर कोर्स है क्योंकि इसमें सारी की सारी लेयर हेडर वाइज हैं, और ये स्ट्रेचर कोर्स है क्योंकि इसमें सारी की सारी लेयर क्या है, स्ट्रेचर है। हेडर एंड स्ट्रेचर क्या होता है? किसी ब्रिक का जो सामने का हिस्सा होता है जो कि छोटा होता है, जिसका साइज 9x9 है, उसको हम हेडर बोलते हैं। एंड जो ब्रिक का साइड वाला हिस्सा होता है जो कि लंबा हिस्सा होता है, उसको हम स्ट्रेचर कहते हैं, जिसकी लेंथ 19x9 होती है, ठीक है। तो जब कभी भी हेडर लेयर होती है, उस हेडर लेयर में जो सबसे पहली लेयर होती है, या सॉरी सबसे पहला जो हेडर होता है उसको हम क्यू ऑन हेडर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा हेडर कोर्स। जब कभी भी ब्रिक्स को उसके हेडर के अरेंजमेंट में लगातार रख दिया जाता है तो ऐसे लेयर को हम हेडर लेयर या हेडर कोर्स कहते हैं। एंड जब कभी भी ब्रिक को उनके स्ट्रेचर के अकॉर्डिंग एक कॉन्टिन्यूस लाइन में लगा दिया जाता है तो उसे हम स्ट्रेचर लेयर या स्ट्रेचर कोर्स कहते हैं। परपेंट्स क्या होते हैं? जब भी हम ब्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं तो उनके बीच में यह जो वर्टिकल ज्वाइंट बन रहा है, देख रहे हैं ना, ये सारे आपके वर्टिकल ज्वाइंट्स हैं। तो जब भी ब्रिक्स को हम मशीनरी के दौरान आपस में जोड़ते हैं तो जो भी आपको यहाँ पे वर्टिकल जॉइंट्स दिख रहे हैं, इन्हीं वर्टिकल जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? परपेंट्स कहते हैं। एंड बेड जॉइंट की बात करें तो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो ज्वाइनिंग लेयर बनती है, जैसे अभी ये एक लेयर है और ये उसके नीचे दूसरी लेयर है, तो इनके बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? बेड जॉइंट बोलते हैं। कह सकते हैं कि ये स्ट्रेचर बेड है और ये हेडर बेड है, इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बना है उसको हम क्या बोलेंगे? बेड जॉइंट बोलेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम में लैब दिखाई दे रहा है, ठीक है। लैब क्या होता है? तो ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर में एक वर्टिकल जॉइंट पकड़ो और नीचे वाली लेयर में उसके जस्ट बगल वाला वर्टिकल जॉइंट पकड़ो। इन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लैब। जैसे ये आपका एक वर्टिकल जॉइंट है, इसके जस्ट बगल में नीचे ये दूसरा जॉइंट है, तो ये क्या हो गया? आपका लैब हो गया। इसी तरीके से जैसे ये आपका क्या है? ये आपका वर्टिकल जॉइंट है, इसके नीचे की जस्ट नीचे की लेयर में जो इसके पास वाला वर्टिकल जॉइंट है उनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है ये क्या हो गया आपका? ये आपका लैब हो गया, ठीक है। तो दो लगातार लेयर्स में दो लगातार वर्टिकल जॉइंट्स के बीच की जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लैब कहते हैं। तो अब डेफिनेशन वाइज आगे चलते हैं, जरा समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ा दें, उसके बाद इन पर आते हैं वापस से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात किया स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? लॉन्गर साइड ऑफ ब्रिक। ब्रिक की जो लॉन्गर साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा हो गया हेडर। हेडर क्या होता है? स्मॉलर साइड ऑफ ब्रिक। अच्छा, लॉन्गर साइड का साइज क्या होगा? तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज अगर माने तो 19x9 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये हो गया आपका स्ट्रक्चर का लॉन्गर साइड। और अगर हम हेडर की बात करेंगे तो इसका क्या होगा? 9x9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। याद रखना ये क्या है? ये आपका एक तरीके से हम क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं जो ब्रिक का आगे का हिस्सा होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं, जैसे ये ब्रिक है तो ब्रिक में ये आगे वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा? ये आपका हेडर कहलाएगा। और ब्रिक में ये जो साइड वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर कहलाएगा। स्टैंडर्ड अगर ब्रिक है तो ये जो लंबाई होती है ये आपका 19 होता है, ठीक है। ये जो आपकी चौड़ाई होती है ये क्या होता है? ये आपका 9 होता है। और यह जो ऊंचाई होती है ये क्या होता है? यह भी आपका 9 होता है। तो यही आपका 9x9 क्या बन गया? हेडर बन गया। और 19x9 क्या बन गया? आपका स्ट्रक्चर बन गया। और इसको बोलते हैं फेस, जिस पे आपका फ्रॉग होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है परपेंट्स। परपेंट्स मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी हम लोग बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें जो वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम परपेंट्स कहते हैं। लैप लेंथ भी आपको बता दिया कि दो लगातार जो लेयर्स होती हैं उनमें जो दो लगातार वर्टिकल जॉइंट्स आते हैं उन वर्टिकल जॉइंट्स के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लैप लेंथ बोलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बॉन्ड के बीच में ओवरलैपिंग अच्छे से हो, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग बना रहे, तो हमेशा जो लैप लेंथ मिल रही है वह ब्रिक के लेंथ के 1/4 से कम नहीं होनी चाहिए या ब्रिक के विड्थ के 1/2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आया है कि जब भी हम एक अच्छे बॉन्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे जो लैप लेंथ होती है वह लैप लेंथ की 1/4 से कम नहीं होनी चाहिए और विड्थ से 1/2 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे,
यहाँ पे पहले हम बात करते हैं क्लोजर की और उसके बाद हम बात करेंगे बैट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या है, फुल ब्रिक है। इस फुल ब्रिक में अगर ब्रिक को उसके लंबाई की दिशा में उसके ब्रिक के, जैसे आपका ये पूरा ब्रिक था, इस ब्रिक में क्या करें, जो आपका लंबाई है उसको वैसे ही रहने दें, लेकिन जो विड्थ है उसके ठीक बीच पॉइंट से उसको हम काट दें। यानी कि किसी भी ब्रिक को उसके विड्थ के मिड पॉइंट से आप कट कर दो जिससे कि लंबाई पूरी मिले लेकिन चौड़ाई आधी मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्वीन क्लोजर या हाफ क्वीन क्लोजर कहते हैं। इसी क्वीन क्लोजर को फिर से आप बीच में से तोड़ दो तो आपका बन जाता है क्वार्टर क्वीन क्लोजर। एक ब्रिक में से आपको 2 हाफ क्वीन क्लोजर मिलेंगे जबकि 4 क्वीन क्लोजर क्वार्टर क्वीन क्लोजर मिलते हैं। क्वार्टर का मतलब ये होता है 1/4। ठीक है, तो जब भी किसी ब्रिक को उसके विड्थ के मिड पॉइंट से उसकी लंबाई की दिशा में तोड़ दिया जाता है तो हमको हाफ क्वीन क्लोजर मिलता है, जिसकी लंबाई स्टैंडर्ड ब्रिक की लंबाई के बराबर होती है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वह उसकी जो सॉलिड ब्रिक है या स्टैंडर्ड ब्रिक है उसकी चौड़ाई के ठीक आधी होती है। और एक सॉलिड ब्रिक में से आपको 2 हाफ क्वीन क्लोजर मिलते हैं, जबकि अगर इसी हाफ क्वीन क्लोजर को इसकी लेंथ में से बीच में से तोड़ दिया जाए तो एक हाफ क्वीन क्लोजर से आपको 2 क्वार्टर क्वीन क्लोजर मिलता है और एक पूरे सॉलिड ब्रिक में से आपको 4 क्वार्टर क्वीन क्लोजर मिलता है। इसी तरीके से आपका आता है यहाँ पे किंग क्लोजर। किंग क्लोजर क्या होता है, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ये ईंट है उस ईंट के विड्थ के मिड पॉइंट और लेंथ के मिड पॉइंट को से अगर हम एक कट निकाल करके एक पीस निकाल के अलग कर दें तो हमको क्या मिलता है, किंग क्लोजर मिलता है। याद रखिएगा, किंग क्लोजर में क्या होता है, जो आपका ब्रिक है उसके विड्थ के मिड पॉइंट और उसके लेंथ के मिड पॉइंट को मिलाते हुए लाइन से इस तरीके से हम ब्रिक को तोड़ के अलग कर देते हैं। तो यह जो हमारा हिस्सा है ये टूट के अलग हो गया, तो ये वेस्ट हो गया एंड बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपका यूज़ हो जाता है। जनरली विंडो बनाने के लिए इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक आता है बेवल्ड क्लोजर। बेवल्ड क्लोजर में क्या है कि विड्थ के मिड पॉइंट से आपका जो दूसरा फेस है उसके एंड पॉइंट को मिलाते हुए हम इस तरीके से ब्रिक को तोड़ देते हैं। तो जो आपको सॉलिड वाला हिस्सा दिख रहा है वह यूज़ होता है और जो शेड वाला हिस्सा दिख रहा है वो वेस्ट की तरह अलग हो जाता है। इसी तरीके से आता है आपका मिडल क्लोजर। इसमें क्या होता है कि जो चौड़ाई का एंड है वहाँ से पकड़ते हैं एंड उसके बाद यह जो ब्रिक का जो लंबाई वाला हिस्सा है उसके लगभग 1/4 तक हम लोग कट लगाते हैं। ये एंगल आपको जो बनता है आपका वर्टिकल प्लेन का इस वाले प्लेन से वो 45 डिग्री से 60 डिग्री तक होता है। तो ये सब जनरली क्या है ना, क्लोजर जो होते हैं एक तरीके से जो ज्वाइंट बनाया जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि हम लोग का जो किनारे का कोने का हिस्सा होता है वो भी भर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ब्रिक का एंड है या वॉल का जो एंड है वहाँ पर पूरी ब्रिक लगाने की जगह नहीं होती है, तो वहाँ पर हम लोग ब्रिक को तोड़ करके यूज़ करते हैं। अब किस तरीके से तोड़ रहे हैं उसी के बेसिस पे हमने इनको अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर हमारा आता है बैट। अच्छा, बैट का डायग्राम मैं यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ। ठीक है, जैसे बैट क्या होता है आपको मैं इसी डायग्राम में बता देता हूँ। जैसे ये बैट है, ये आपका ब्रिक है। इस ब्रिक को अगर मैं बीच में से तोड़ देता हूँ, इस तरीके से बीच में से तोड़ देता हूँ, यानी कि लंबाई में से आधा आधा कर दूँ, तो इसको बोलेंगे हाफ बैट। हाफ बैट मतलब कि ब्रिक को आपने हाफ कर दिया है। हम लोग की लोकल भाषा में इसी को अद्धा कहते हैं, बोलते हैं ना आप लोग, अद्धा वर्ड यूज़ किए होंगे आप लोग। ठीक है, तो जैसे क्वीन क्लोजर में आपने विड्थ के मिड पॉइंट से बीच में से तोड़ा था, उसी तरीके से बैट में क्या करते हैं, लेंथ के मिड पॉइंट से हम इस तरीके से तोड़ देते हैं और जब बीचों बीच से तोड़ते हैं तो हाफ बैट कहलाता है, यानी कि आधा कहलाता है। और अगर आप 1/4 से तोड़ते हैं तो उसको 3/4 बैट कहते हैं। यानी कि किसी ब्रिक की, जैसे ये ब्रिक है आपका, ये लंबाई है, इसके मिड पॉइंट से अगर आप तोड़ोगे तो हाफ बैट बनेगा और इसके 1/4 वाले पॉइंट से तोड़ोगे तो 3/4 बैट बनता है। ठीक है, तो बैट क्या होता है, जब भी ब्रिक को उसके विड्थ के पैरेलल तोड़ा जाता है, कट किया जाता है, तो बैट बनता है। ठीक है, अगर हम लोग बीचों बीच से तोड़ रहे हैं तो हाफ बैट बनेगा और अगर 1/4 वाले पॉइंट से तोड़ रहे हैं, 1/4 तोड़ रहे हैं, तो 3/4 बैट कहलाता है। हाफ बैट में आपका लेस वेस्टेज होता है जबकि 3/4 बैट में आपका ज़्यादा वेस्टेज होता है। हाफ बैट है, आधा आधा हो गया ब्रिक, आप उसको यूज़ कर लो, कोई वेस्टेज ही नहीं होगा या हल्का फुल्का होगा। लेकिन 3/4 बैट में क्या होगा, आपका 1/4 जो है ब्रिक का हिस्सा वो वेस्ट हो जाएगा और 3/4 जो है वही आप यूज़ कर पाओगे। यानी कि अगर आप मान लो 1000 3/4 बैट बना रहे हो तो 1000 में से 250 ईंट तो क्या हो गए, वेस्ट हो गए, क्योंकि हर ब्रिक में से 1/4 वेस्ट हो रहा है। तो 1000 में से अगर 1/4 वेस्ट होगा तो कितना ब्रिक होगा, 250 ब्रिक वेस्ट हो गया। तो एक अच्छी खासी कॉस्टिंग होती है। एक ब्रिक आज के टाइम पे 16-17 रुपये का मिल रहा है जो अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स हैं। ठीक है, वैसे तो 8-9 रुपये के भी मिलते हैं, लेकिन आपको सोचो एक ईंट आपकी 18-19 रुपये की, 17 रुपये की है, 15 रुपये की है और ऐसी 250 ब्रिक आपकी वेस्ट हो जाए 1000 ब्रिक में से, तो कितना नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कई जगह पे हमको यूज़ करना पड़ता है क्योंकि उस जगह की डिमांड होती है ऐसी। क्लियर।
फिर आपका क्लोजर होता है। क्लोजर के बारे में हमने आपको बताया ही, ठीक है, कि क्वीन क्लोजर क्या होता है। जब भी किसी ब्रिक को उसके विड्थ के सेंटर से उसके लेंथ के अलाउंग कट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ क्वीन क्लोजर कहते हैं। और जब इसी हाफ क्वीन क्लोजर को बीच में से तोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्वार्टर क्वीन क्लोजर कहते हैं। एक फुल ब्रिक में से 2 हाफ क्वीन क्लोजर बनता है एंड 4 क्वार्टर क्वीन क्लोजर बनता है। किंग क्लोजर क्या होता है, जब कभी भी किसी भी ब्रिक को हम ट्रायंगल कट लगाते हैं उसके विड्थ के सेंटर से उसके लेंथ के सेंटर तक, तो क्या बनता है, किंग क्लोजर बनता है। अभी आपको डायग्राम दिखाया था, आप चाहो तो बैक करके डायग्राम को फिर से देख सकते हो। इसमें से 1/8 हिस्सा जो है वो वेस्ट हो जाता है एंड 7/8 हिस्सा जो है वह हमारा यूज़ होता है। फिर आता है बेवल्ड क्लोजर। बेवल्ड क्लोजर में क्या होता है, विड्थ के सेंटर से दूसरा जो एंड है उसके एज तक हम लोग जाते हैं एंड कट लगाते हैं। 1/4 हिस्सा इसमें वेस्ट हो जाता है एंड 3/4 हिस्सा हमारा यहाँ पे क्या होता है, यूज़ होता है। फिर आता है आपका मिड क्लोजर, जिसमें कि हम लोग अगेन ट्रायंगुलर कट लगाते हैं, जिसमें कि हम लोग विड्थ के एज से लेकर के कट लगाना शुरू करते हैं और लगभग हमारा 45 से 60 डिग्री का एंगल बनता है वर्टिकल फेस के साथ। फिर से आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये हमारे किंग क्लोजर, बेवल्ड क्लोजर एंड मिड क्लोजर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, इसमें कोई गलती आपकी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब आता है हम लोग थोड़ा सा बॉन्ड को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं। तो बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बॉन्ड क्या होता है। ब्रिक मैसनरी में जो ब्रिक्स होते हैं उनके अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हम लोग बॉन्ड कहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का बॉन्ड बने तो हम लोग को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि लगातार 2 लेयर्स हैं तो उनके वर्टिकल जॉइंट्स कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होने चाहिए और अल्टरनेट लेयर के जो वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं वो एक सीधी रेखा में होने चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है, जैसे कि आप इस डायग्राम को अगर देखिए तो यहाँ देख रहे हैं ये पहला आपका लेयर है, उसके बाद का जो अगला लेयर है उसमें आपका जो ज्वाइंट बना है वर्टिकल वो थोड़ा सा इसके किनारे है। ऐसा नहीं है कि उसके एकदम जस्ट नीचे आया, कभी भी जस्ट नीचे नहीं आएगा। लेकिन अल्टरनेट लेयर को देखो, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। इसमें जहाँ वर्टिकल जॉइंट बना है उसके ठीक नीचे यहाँ पे भी आपको वर्टिकल जॉइंट दिख रहा है। इसमें भी एक लेयर छोड़ के फिर से आपको वर्टिकल जॉइंट मिल रहा है। यानी कि जो लगातार लेयर्स होती हैं उनके वर्टिकल जॉइंट एक सीधी रेखा में नहीं होने चाहिए और जो अल्टरनेट लेयर्स होती हैं उनमें जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं वह एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका बॉन्ड अच्छी क्वालिटी का कहलाता है। इसके अलावा जो हमारा लैप बनता है उस लैप की मिनिमम वैल्यू आपकी लेंथ के 1/4 से कम नहीं होनी चाहिए और विड्थ के 1/2 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से ओवरलैपिंग बढ़िया रहती है एंड जो बॉन्ड है वो मजबूत बना रहता है। क्लियर। अब सवाल उठता है कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, तो जब इनके बारे में बात करते हैं तो लगभग हम लोग 9 से 10 बॉन्ड हम लोग को पढ़ने हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको हम लोग समझेंगे। कौन कौन से हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, सोल्जर बॉन्ड, डच बॉन्ड, रैकिंग बॉन्ड, जिग जैग बॉन्ड, गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड, गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड। ये हमको पढ़ना है। पहले डायग्राम आपको दिखाएंगे और फिर हम लोग जो पॉइंट वाइज पॉइंट है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड में अगर आप ध्यान देंगे तो ब्रिक की जो आपको लेयर दिख रही है उसमें केवल स्ट्रेचर वाला हिस्सा आपके सामने है। यानी कि अगर किसी दीवार को इस तरीके से बनाया जाए जिसमें केवल स्ट्रेचर वाला हिस्सा ही सामने आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। और केवल अगर हेडर वाला हिस्सा आगे आ रहा है तो उसको बोलते हैं हेडर बॉन्ड। प्लीज़ इसके बाद आता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड एंड इंग्लिश बॉन्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड में अगर आप देखेंगे तो एक लेयर में ही आपको पहले हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर दिख रहा है। यानी कि जब कभी भी बॉन्ड इस तरीके से बनाया जाए कि एक ही लेयर में आपको हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर दिख रहा है तो इसको हम फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। देखने में ये काफ़ी खूबसूरत होता है। वहीं इंग्लिश बॉन्ड की बात किया जाए तो इसमें एक लेयर आपकी स्ट्रेचर की होती है, फिर एक लेयर आपकी हेडर की होती है, फिर एक लेयर आपकी स्ट्रेचर की होती है, फिर एक लेयर आपकी हेडर की होती है। तो यह जो बॉन्ड होता है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है फ्लेमिश बॉन्ड से। तो फ्लेमिश और इंग्लिश की बात करोगे तो जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है वो सुंदर ज़्यादा होता है जबकि इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है। फ्लेमिश बॉन्ड में वेस्टेज ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं कि अगर हमको इकोनॉमिकल एंड स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हम इंग्लिश बॉन्ड बनाते हैं और जब हमको खूबसूरत बनाना है तो हम फ्लेमिश बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर। अगला देखिए, अगला आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा कि आगे से देखोगे तो भी फ्लेमिश बॉन्ड दिखेगा एंड पीछे से देखोगे तो भी आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिखाई देता है। जैसे ये क्या है, ये मल्टीपल लेयर का है, एक लेयर और 2 लेयर। तो इसमें क्या हुआ कि जब आप आगे से देख रहे हैं तो भी आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिख रहा है और पीछे से देखेंगे तो भी आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिख रहा है। दिख रहा होगा हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, यहाँ पे भी स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर।
तो इधर भी आपका फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, इधर भी आपका फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया डबल फ्लेमिश बॉन्ड। इसमें देखेंगे तो आगे आपको क्या दिख रहा है, आगे आपको दिख रहा है फ्लेमिश बॉन्ड, देखिए स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर। वहीं जब आप पीछे देखेंगे तो आपको इंग्लिश बॉन्ड दिखाई देगा, यानी कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में आगे से आपको दिखाई देता है फ्लेमिश बॉन्ड एंड पीछे से आपको दिखाई देता है कौन, पीछे से आपको इंग्लिश बॉन्ड दिखाई देता है। जबकि जब आप डबल फ्लेमिश बॉन्ड की बात करेंगे तो इसमें चाहे आप आगे से देखो दीवार को चाहे पीछे से देखो दीवार को, आपको दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों केसेस में आपको फ्लेमिश बॉन्ड ही दिखाई देता है। फिर आता है आपका सोल्जर कोर्स। सोल्जर कोर्स क्या होता है, तो यह आपका एक तरीके से इंग्लिश बॉन्ड का सुधरा हुआ रूप है, या इसको हम स्ट्रक्चर बॉन्ड का भी सुधरा हुआ रूप कह सकते हैं। इसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर लेयर होती हैं और उसमें 5-6 लेयर के बाद बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सोल्जर कोर्स लगा देते हैं, यानी कि ब्रिक को खड़ा करके रख देते हैं, जिससे कि जो हमारी वॉल है वो थोड़ी सी क्या होती है, इकोनॉमिकल हो जाती है। तो इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्जर बॉन्ड का यूज़ करते हैं, जिसमें जो खड़ी ईंट है उसको हम लोग सोल्जर कोर्स के नाम से बुलाते हैं। इसी तरीके से आपका आता है डच बॉन्ड। डच बॉन्ड क्या होता है, तो डच बॉन्ड जो है वो इंग्लिश बॉन्ड का सुधरा हुआ रूप है, जिसमें जो आपका स्ट्रेचर लेयर होता है उसकी शुरुआत 3/4 बैट से की जाती है। तो देखने में ये एकदम डिट्टो क्या लगता है, आपका इंग्लिश बॉन्ड के जैसा ही लगता है, बस अंतर ये है कि इंग्लिश बॉन्ड में शुरुआत आपके हाफ बैट से होती थी, जबकि यहाँ पे शुरुआत 3/4 बैट से हो रही है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वेस्टेज बढ़ जाता है, और जो डच बॉन्ड होता है वह आपका इंग्लिश बॉन्ड के कंपैरिजन में महंगा साबित होता है, क्योंकि हर लेयर में आपको क्या है, एक 3/4 बैट इस तरफ तो एक 3/4 बैट इस तरफ देखने को मिलेगा, तो हर लेयर में आपको आधे ब्रिक का नुकसान होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है आपका, ये है आपका रेकिंग बॉन्ड और ये है आपका जिगजैग बॉन्ड। जब भी हम लोग ब्रिक को इंक्लाइंड सरफेस पे लगाते हैं, इस तरीके से इंक्लाइंड करके लगाते हैं कि एक लेयर हमने इस तरीके से इंक्लिनेशन के साथ लगाई, फिर उसके बाद अपोजिट इंक्लिनेशन के साथ हमने ब्रिक को लगाया, तो इसको हम रेकिंग बॉन्ड कहते हैं। रेकिंग का मतलब होता है टेढ़ा। ठीक है, तो जब भी हम लोग ब्रिक को टेढ़ा करके इस तरीके से लगाएं कि एक बार हमारी एक लेयर में जो स्लोप है वो इस तरीके से मिल रहा है और जिसके बाद वाले में आपको स्लोप उसका उल्टा मिल रहा है, तो इसको हम रेकिंग बॉन्ड कहते हैं। देखने में दीवार खूबसूरत लगती है, तो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जिगजैग बॉन्ड भी होता है, जिसमें अगेन ईंट को हम क्या करते हैं, हम तिरछा करके ही लगाते हैं, लेकिन इसमें जो ईंट है उनको जिगजैग फॉर्म में अरेंज करते हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जिगजैग है, यहाँ केवल तिरछा तिरछा था, फिर तिरछा तिरछा था, जबकि इसमें ब्रिक को क्या किया है, जिगजैग रूप में अरेंज किया है। तो जब भी आप ब्रिक को इंक्लाइंड लगा रहे हैं लेकिन जिगजैग फॉर्म में लगा रहे हैं, तो उसको हम जिगजैग बॉन्ड कहते हैं। इसका भी यूज एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। क्लियर है, तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा था क्या, स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या है, वॉल को स्ट्रेचर के अलोंग अरेंज किया जाता है और इनकी शुरुआत हाफ बेड के साथ की जाती है, यानी कि हर अल्टरनेट लेयर में आपको हाफ बेड देखने को मिलता है। इनकी मिनिमम थिकनेस हाफ ब्रिक के बराबर होती है, क्योंकि स्ट्रेचर की जो चौड़ाई होती है वह आपकी किसके बराबर होती है, 9 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इसीलिए अगर आप केवल एक लेयर दे रहे हैं स्ट्रेचर बॉन्ड का, तो जो ब्रिक की दीवार बनेगी वो केवल 9 सेंटीमीटर, या जो कि मोटार लगा है तो 10 सेंटीमीटर मोटी हो जाएगी। एंड 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार को हम क्या बोलते हैं, हाफ ब्रिक वॉल कहते हैं, और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार को हम क्या बोलते हैं, फुल ब्रिक वॉल कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग पार्टीशन वॉल बनाने के लिए करते हैं। हेडर बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड जो भी वॉल है उसको हेडर के अलोंग अरेंज किया गया है और इसमें हर अल्टरनेट लेयर में आपको 3/4 बैट देखने को मिलता है, यानी कि आपका हर अल्टरनेट लेयर में 2 3/4 बैट यूज़ होंगे, तो यहाँ पर वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। इनकी जो मिनिमम थिकनेस होती है वह आपकी 1 ब्रिक के बराबर होती है, क्योंकि जब आप हेडर बॉन्ड दोगे तो आगे आपका 9/9 आएगा और साइड में आपका 19x9 आएगा, तो दीवार की कम से कम मोटाई एक ब्रिक के बराबर तो मिलेगी ही। इसलिए खास तौर पे हेडर बॉन्ड का यूज़ हम लोग लोड बेरिंग वॉल्स में करते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड का प्रयोग कभी भी आप लोड बेरिंग वॉल्स में नहीं करोगे, क्योंकि दीवार काफ़ी पतली बन रही है। ठीक, फिर आता है इंग्लिश बॉन्ड। अल्टरनेट लेयर में आपको हेडर और स्ट्रेचर देखने को मिलता है। सारे वर्टिकल जॉइंट एक ही सीधी रेखा में ना आ जाए, इसलिए जो भी आपकी हेडर लेयर होती है उसकी जो शुरुआत होती है वो हाफ क्वीन क्लोजर से की जाती है। इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अगेन महंगे होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ब्रिक्स को क्या कर रहे हैं, तोड़ कर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया है। ठीक, इसके बाद आता है फ्लेमिश बॉन्ड। बता दिया आपको कि एक ही लेयर में आपको अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर देखने को मिलते हैं। सारे वर्टिकल जॉइंट एक सीधी रेखा में ना आ जाए, इसके लिए हम लोग 3/4 बैट का प्रयोग करते हैं हर अल्टरनेट लेयर में।
जिसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वह आपकी इंग्लिश बॉन्ड से ज़्यादा सुंदर होती है। याद रखना, इंग्लिश बॉन्ड महंगा होता है, लेकिन इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड की तुलना करोगे तो फ्लेमिश बॉन्ड ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि इसमें 3/4 बैट का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि हर लेयर में आपको हाफ ब्रिक का नुकसान हो रहा है। इसलिए फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है वो आपका इंग्लिश बॉन्ड से महंगा होता है। अगेन फिर डबल फ्लेमिश बॉन्ड और सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड आपको बता ही दिया कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें आगे और पीछे दोनों से आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिखाई देता है, जबकि जब आप सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड की बात करते हैं तो सामने से तो फ्लेमिश बॉन्ड दिखाई देता है, लेकिन पीछे से अगर देखोगे आप तो इंग्लिश बॉन्ड दिखाई देता है। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि एक तो ये फ्लेमिश बॉन्ड की सुंदरता भी दे रहा है, ऊपर से पीछे की लेयर चूंकि इंग्लिश बॉन्ड की है तो उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड हमेशा डबल फ्लेमिश बॉन्ड से क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। सुंदरता की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड ज़्यादा सुंदर होगा। फिर आता है आपका सोल्जर बॉन्ड। आपको दिखाया याद होगा कि मल्टीपल स्ट्रेचर लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को वर्टिकल करके रख देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यह क्या है, यह हमारा इंग्लिश बॉन्ड का सुधरा हुआ रूप है। एंड जिन लेयर में हम ब्रिक्स को खड़ा करके रखते हैं उन लेयर को हम क्या बोलते हैं, सोल्जर कोर्स कहते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिकल होता है, पैसा बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन इंग्लिश बॉन्ड की कंपेरिजन में इनकी स्ट्रेंथ कम होती है। फिर आता है डच बॉन्ड। डच बॉन्ड में क्या है कि आपका यह अगेन इंग्लिश बॉन्ड का सुधरा हुआ रूप होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लेयर अल्टरनेट लेयर की शुरुआत हम लोग हाफ को इंक्लोजर से कर रहे थे, हम अब 3/4 बैट से कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अगेन थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हम 3/4 बैट का यूज़ करेंगे तो हर लेयर में आपको 2 3/4 बैट देना पड़ेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो हर लेयर में आपको हाफ ब्रिक का नुकसान होगा, जो कि कॉस्ट को बढ़ा देता है। लेकिन जो आपका टच बॉन्ड है वो आपका स्ट्रेंथ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंग्लिश बॉन्ड से बेहतर होता है, लेकिन अगर कॉस्ट के हिसाब से, इफेक्टिवनेस के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश बॉन्ड ही बेहतर होता है। फिर आपका रैकिंग बॉन्ड और जिगजैग बॉन्ड क्या होता है ये तो आपको मैंने डायग्राम से समझा दिया, वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आता है आपका गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल में मैं इस पर क्वेश्चन देखा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना। गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, यह भी इंग्लिश बॉन्ड का ही सुधरा हुआ रूप है, जिसमें कि 5-6 स्ट्रेचर लेयर के बाद एक लेयर हेडर की दे दी जाती है। अभी तक क्या कर रहे थे, एक स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, ऐसे दे रहे थे इंग्लिश बॉन्ड में। लेकिन इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेचर 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 फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर 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 फिर हेडर। इससे क्या होता है कि बनाने का जो समय होता है वो घट जाता है। और वैसे भी गार्डन वॉल है ये, यानी कि बगीचे वगैरह में प्रयोग किए जाने वाली दीवार हैं, तो ऊपर से कोई लोड आना नहीं है, इसीलिए वहाँ पे जल्दी दीवार बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गार्डन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पे टाइम बचाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड को डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। इस तरीके से आपका आता है गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड। गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है कि यह फ्लेमिश बॉन्ड का सुधरा हुआ रूप होता है। इसमें क्या होता है कि 1 हेडर आफ्टर 5-6 स्ट्रेचर दिया जाता है, मतलब कि अभी तक क्या कर रहे थे, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, इस तरीके से दे रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे फ्लेमिश बॉन्ड में, आपका स्ट्रेचर 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 फिर आपका हेडर, स्ट्रेचर 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 फिर आपका हेडर, और इस तरीके से आप लेयर में ब्रिक्स को भरेंगे। तो जहाँ पे हम लोग स्ट्रेचर हेडर कर रहे थे, अब यहाँ पे लगातार 5-6 स्ट्रेचर दोगे, फिर एक हेडर दोगे, फिर 5-6 स्ट्रेचर दोगे और एक हेडर दोगे। तो इससे क्या होता है, इससे आपका समय काफ़ी बचता है। तो जो गार्डन वॉल्स होती है ना, वहाँ पे चूंकि ऊपर से कोई लोड तो आ नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रेंथ को टाइम को बचाना, ताकि इकोनॉमी कम किया जा सके, इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन किया जा सके, कॉस्ट को कम किया जा सके, हम यह काम करते हैं। इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन करना गार्डन वॉल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो गार्डन्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये हमने पूरा बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि बॉन्ड क्या होता है, इसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ा अच्छे से। डायग्राम के हेल्प से आप इनका प्रिंट आउट निकाल लेना, जब हमारा ब्रिक कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी जब हमारा बीएम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, तब तक आप शॉर्ट नोट्स बना के रिविजन करते रहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रिक्स में किस किस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं और उनके कारण क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लोटिंग की। तो कार्बन और सल्फर कंपाउंड की वजह से ब्रिक में ब्लोटिंग की समस्या आती है, और ऐसा होता है कि जब भी कार्बन और सल्फर कंपाउंड के रूप में अवेलेबल होते हैं ब्रिक में, तो जो ब्रिक की सरफेस होती है उस पर स्पंज की तरह एक लेयर इकट्ठा हो जाती है, जो कि एक तो देखने में भी खराब लगती है,
छूने में भी खराब लगती है और वह मैसनरी के वर्क को, उसकी स्ट्रेंथ को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ब्लोटिंग किसकी वजह से होता है? तो कार्बन और सल्फर के कंपाउंड की वजह से होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? तो ब्रिक के सरफेस पर स्पॉन्जी लेयर, स्पंज के जैसे लेयर देखने को मिलते हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी ड्यूरेबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। देन आता है ब्लैक कोर। ब्लैक कोर क्या होता है कि ब्रिक के अंदर जो भी बिटुमिनस या कार्बन के मटेरियल हैं, अगर उनका ऑक्सीडेशन ठीक से नहीं हुआ है तो ब्रिक के अंदर का जो हिस्सा होता है वो काला पड़ जाता है। कोर का मतलब होता है अंदर का हिस्सा। तो जब बिटुमिनस और कार्बन का मटेरियल का ठीक से ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो जो अंदर का हिस्सा है वो काला पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ब्रिक में ब्लैक कोर प्रॉब्लम आ गई है। फिर आता है आपका चफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों होता है चफ्स? तो अगर ब्रिक गर्म है या ब्रिक को आपने ठीक से ठंडा नहीं किया है और आपने बाहर रखा हुआ था इसको ठंडा होने के लिए और बारिश हो गई, और बारिश जो रेनफॉल हुआ है इसकी वजह से ब्रिक का शेप बिगड़ गया, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? चफ कहते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी ब्रिक को ठंडा होने के लिए रखा जाए तो उस पर बारिश की बूंदें ना पड़ें। क्लियर है? तो जब कभी भी ब्रिक गर्म होती है, मतलब कि उसका कूलिंग अभी ठीक से हुआ नहीं है और उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिर जाती हैं, तो ब्रिक का जो शेप होता है वो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम पैदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम चफ्स कहते हैं। फिर आता है हमारा चेक, जिसको हम लोग क्रैक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रैक का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? अगर ब्रिक के अंदर लंप ऑफ लाइम या फिर एक्सेस वाटर प्रेजेंट है तो हमको ऐसा देखने को मिलता है। लंप ऑफ लाइम का मतलब होता है लाइम का गट्ठा। गट्ठा समझते हैं? जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप आपने देखा होगा जो आटा होता है उसमें पानी थोड़ा सा गिरा दीजिए तो आटा आपस में चिपक करके छोटे छोटे गोल गोल गोली की तरह बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं लम्प्स। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाने का तरीका है। ठीक है, तो अगर ब्रिक के अंदर लंप ऑफ लाइम प्रेजेंट है या फिर एक्सेस वाटर प्रेजेंट है तो इनकी वजह से क्रैकिंग पैदा होती है। अब कैसे होती है? तो मान लीजिए कि लंप ऑफ लाइम प्रेजेंट है, यानी कि लाइम का ढेर प्रेजेंट है, लाइम का गट्ठा प्रेजेंट है, तो ये पानी को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेगा और जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें स्वेलिंग हो जाएगी और स्वेलिंग होने की वजह से ब्रिक के सरफेस पे क्रैक पैदा हो जाएंगे। इसी तरीके से जो एक्सेस वाटर होता है जब वो ड्राई होता है तो ड्राई होने की वजह से श्रिंकेज बनता है और श्रिंकेज की वजह से क्रैक पैदा हो जाते हैं। तो क्रैक आपके दोनों कंडीशन में पैदा हो रहे हैं। ठीक है, लाइम के केस में स्वेलिंग की वजह से क्रैक पैदा हो रहा है, जबकि एक्सेस वाटर की कंडीशन में ड्राइंग के दौरान जो श्रिंकेज पैदा हो रहा है उसकी वजह से क्रैक पैदा हो रहा है। फिर आता है स्पॉट्स। स्पॉट्स भी सल्फर की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें कि ब्रिक के सरफेस पे सल्फर की प्रेजेंस की वजह से काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि ब्रिक की ड्यूरेबिलिटी एंड सर्विसिबिलिटी को तो कम करते ही हैं, साथ ही साथ में उसके एस्थेटिक अपीयरेंस को भी खराब करते हैं। तो क्यों होता है? सल्फर की वजह से। तो सल्फर की वजह से ब्लोटिंग भी हो रहा है एंड सल्फर की वजह से आपको स्पॉट्स भी देखने को मिल रहे हैं। फिर हमारा आता है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने ब्रिक का प्रयोग सीवर लाइन बनाने के लिए या ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए या फिर टाइल्स के रूप में किया है और ब्रिक के अंदर इंट्रैप एयर है। इंट्रैप एयर मतलब कि हवा पूरी तरीके से बाहर नहीं निकली है, कुछ हवा अंदर फंसी हुई है, तो उसकी वजह से उसके सरफेस पे क्या होता है? खोखलापन आ जाता है, क्रैक्स पतले पतले आ जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ब्लिस्टरिंग कहते हैं। तो ब्लिस्टरिंग कहाँ देखने को मिलती है? तो सीवर लाइन में देखने को मिलती है, ड्रेनेज एरिया में देखने को मिलती है और टाइल्स में देखने को मिलती है। क्यों होता है? तो इंट्रैप एयर की वजह से जो ब्रिक का सरफेस है वो डिफेक्टिव हो जाता है, उस पर छोटे छोटे छेद या फिर क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्लिस्टरिंग कहते हैं। फिर हमारा लास्ट आता है लैमिनेशन। लैमिनेशन भी इंट्रैप एयर की वजह से होती है। जब कभी भी ब्रिक के अंदर जो वॉइड्स हैं उसमें एयर फंसी रह जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है टेम्परिंग के दौरान, तो कई बार ऐसा होता है कि जब बर्निंग की जाती है तो यह जो एयर है यह ग्लास के जैसी चमकदार एक पतली सी लेयर बना लेती है, और जब कभी भी यह जो फंसी हुई एयर है वो बर्निंग के दौरान ग्लास की तरह चमकती हुई लेयर बनाती है, तो उसी को हम लैमिनेशन कहते हैं। यह ब्रिक की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देती है, उसकी लाइफ को क्या करती है? रिड्यूस कर देती है। तो ये सारी थे प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स के कारण क्या हैं और वह क्यों पैदा होते हैं, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। जो ब्रिक्स के प्रॉब्लम है वो हॉट टॉपिक चल रहा है पिछले 2-3 साल में, हमेशा हर पेपर में आप देखोगे तो एक आध क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकता है अगर ब्रिक्स से क्वेश्चन बना रहा है तो। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट आईएस कोड फॉर द ब्रिक्स। यानी कि जब भी हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएस कोड हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं।
पहला होता है IS 1077 जो कि कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स जो होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स वही ब्रिक्स होती हैं जो कि हम लोग जनरली घरों में यूज़ करते हैं, जिनका क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही अच्छा नहीं होता है। कॉमन ब्रिक्स आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक। फिर आता है IS 3495 जो कि बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है IS 5454 जो कि जो बिल्डिंग ब्रिक्स हैं उनकी सैम्पलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कि आपको याद होगा मैंने जब टेस्ट की शुरुआत की थी तो मैंने सैम्पलिंग टेस्ट से ही शुरू किया था और मैंने बताया था कि किस तरीके से अलग अलग टेस्ट के लिए हम लोग सैंपल लेते हैं। तो उसका जिक्र किस में है, तो IS 5454 में है। फिर आता है आपका IS 1992। IS 1992 में क्या है, तो जो ब्रिक का डायमेंशन टेस्ट होता है वह इस IS कोड में शामिल किया गया है। फिर आता है IS 6165, ठीक है, जो स्पेशल शेप के ब्रिक्स होते हैं, जैसे कि आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था चेम्सफोर्ड, गटर शेप, ड्रेनेज शेप, ठीक है, या सर्कुलर सेक्टर टाइप। तो ये सब क्या थे, स्पेशल शेप के ब्रिक्स थे। तो इनके डायमेंशंस का जो जिक्र है वह आपको IS 6165 में देखने को मिलेगा। फिर आता है IS 2212। IS 2212 क्या है, तो ब्रिक वर्क का कोड ऑफ प्रैक्टिस है जिसमें ब्रिक वर्क यानी मैसनरी वर्क से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे गए हैं, ठीक। फिर आता है IS 3102, 1992 का वर्जन एंड 1971 का वर्जन। दोनों सेम IS कोड हैं, बस अलग अलग साल में लाए गए हैं। 71 का अमेंडमेंट 92 में आया था एंड इन दोनों में क्या किया है, ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन किया है स्ट्रेंथ के बेसिस पे। याद होगा आपको मैंने स्ट्रेंथ के बेसिस पे पूरा आपको टेबल पढ़ाया था। तो वही जो टेबल है वह IS 3102 में है। 71 और 92 में दो बार अलग अलग तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट लाए गए, वैल्यूज में चेंजेस किए गए। तो जब भी ब्रिक्स को स्ट्रेंथ के बेसिस पर क्लासीफाई करना होता है तो IS 3102 का यूज़ किया जाता है। एंड इसी के साथ हमारा ब्रिक टॉपिक होता है पूरा। जितनी थ्योरी थी मैंने कोशिश की है कि पूरी यहाँ पर समेटी जाए, थोड़ी सी फास्ट ट्रैक पे करते हुए। ऑब्जेक्टिव्स भी हमने कॉन्सेप्चुअल सारे किए हैं और जो एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। लगभग 40-45 क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन रखा हुआ है। कुछ बेहद आसान भी हैं लेकिन चूंकि वो AE और ESC में आए हैं तो उनको उस सेशन में मैंने रखा हुआ है। बाकी उसके बारे में बात हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो चैट बॉक्स में अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।